Dunyadari is brought to you by Infinix Hot 10 Play. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप अंतर्राष्ट्रीय खबरों का लल्लन टॉप का डेली शो दुनियादारी देख रहे हैं। और डेली से तात्पर्य होता है मंडे टू फ्राइडे। शनिवार और इतवार को अपने राम आराम नहीं करते हैं, घर के तमाम काम करते हैं, क्योंकि सब सहयोगियों को अभी अपने अपने घरों में रहने को कहा गया है, इस हिदायत के साथ कि पगार सबकी मिलेगी, लेकिन सावधानी दूर नहीं करनी है, सावधानी से रहना है, लापरवाही नहीं करनी है। और मुझे भरोसा है कि हमारे सहयोगी ऐसा कर रहे होंगे, और ये भी भरोसा है कि आप में से जो लोग सक्षम हैं और जिनके घर में सहयोगी आते हैं काम करने के लिए, आप उनकी पगार में कैंची नहीं चला रहे होंगे। ये कोई आत्मश्लाघा का समय नहीं है, पर जब बोलता हूँ डेली शो तो लगता है कोई आके ये ना खुड़क कर दे, अच्छा तो शनिचर इतवार को कहाँ थे। चलिए, लंतरानी हो गई, उन लोगों को भी काम मिल गया जो लिखते हैं इतने बज के इतने मिनट से असली बात शुरू होगी। आज दुनियादारी में क्या बात होगी? पहली, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक संस्था है, इंस्टीट्यूट फॉर मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन। इसने दुनिया भर में कोरोना से होने वाली मौतों पर रिसर्च की। पता चला कि आधिकारिक आंकड़ों की तुलना में असली संख्या कहीं ज़्यादा है। इनको रिसर्च की ज़रूरत पड़ी, हमें भारत में पता है कि सरकार जो बता रही है उससे कितना ज़्यादा है। रिसर्च कह रही है दोगुनी से ज़्यादा। दावा कि आंकड़ों में ये घोटाला लगभग हर एक देश में हुआ। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि कोरोना वैक्सीन के पेटेंट राइट्स की बात कहां तक आगे बढ़ी। 5 मई को अमेरिका ने ऐलान किया कि हम पेटेंट्स राइट हटाने के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, और इसके फौरन बाद कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के शेयर नीचे गिरे। फिर जर्मनी ने कहा हम यूएस के ऐलान का विरोध करेंगे, और फाइजर के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली बायोएनटेक जर्मन कंपनी है, इसलिए जर्मनी का ये बयान महत्वपूर्ण था। जर्मन पेटेंट राइट्स हटाने का विरोध क्यों कर रहे हैं, इससे भारत और बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, कुछ हमने कल के लल्लन टॉप शो में डिस्कस किया था, कुछ आज करेंगे। आखिरी में साउथ अमेरिका चलेंगे। यहाँ एक देश है पेरू। इस देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके सगे संबंधियों की कोविड से मौत ना हुई हो। दावा है कि आधिकारिक आंकड़ा 1/3 तक कम है। पेरू का कोरोना संकट कितना भयावह है, लोग सरकार पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे, ये भी जानेंगे। सबसे पहले IHME की रिसर्च की बात करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम आंकड़ों के मकड़जाल में उलझे हैं। किसी का दुनिया से जाना आंकड़ा भर बनकर रह गया है, और निर्दयी सरकारों के लिए कई लोग आंकड़ों में भी नहीं हैं। आप पिछले कुछ समय से लगातार भारत से जुड़ी ऐसी रपटें देख रहे होंगे जिसमें सरकारों की बेईमानी साफ झलकती है। अंतिम संस्कार सैकड़ों में होते हैं, सरकारी फाइलें इकाई या दहाई में समेट देती हैं। ऐसा सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। सरकारी आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में लगभग 15.5 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हुए, और मरने वालों की संख्या 32.5 लाख के करीब है। लेकिन हेल्थ रिसर्च से जुड़े एक स्वतंत्र संगठन IHME ने कुछ और बताया। ये संस्था दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों और उसके प्रभाव का अध्ययन करती है। इसकी स्टडीज पर व्हाइट हाउस में भी चर्चा हो चुकी है। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ इनकी रपटों पर नजर रखते हैं। IHME ने अपनी हालिया रिपोर्ट में दावा किया कि कोरोना से हुई मौतों की संख्या लगभग 69 लाख है, यानी सरकारी आंकड़े से भी दोगुने से ज्यादा। इस आकलन का सीधा संबंध टेस्टिंग की संख्या से है। IHME के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मर्रे ने कहा कि अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो कोरोना से जुड़ी मौतों को पकड़ पाना नामुमकिन होगा। ये आंकड़े किस हद तक चौंकाने वाले हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस खेल में कोई देश पीछे नहीं। अमेरिका में कोरोना से होने वाली मौत का सरकारी आंकड़ा 5.74 लाख है, लेकिन रिसर्च कहती है कि यहाँ कोरोना से 9.05 लाख लोगों की जान गई। मैक्सिको का सरकारी ग्राफ 2.17 लाख, और रिसर्च में असली आंकड़ा 3 गुना ज़्यादा। रूस ने अब तक 1,10,000 मौतें रिपोर्ट की, लेकिन ये स्टडी कहती है कि यहाँ कोरोना से लगभग 6 लाख मौतें हो चुकी हैं, यानी सरकारी आंकड़े से लगभग 6 गुना ज़्यादा। बाकी देशों का भी यही हाल है। जहां तक भारत की बात है, सरकार कह रही कि देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2.21 लाख है, लेकिन IHME की रिपोर्ट कहती है कि यह आंकड़ा कम से कम 6.54 लाख है, यानी 6,54,000 लोग कोविड के चलते मरे। और गौर करिए
कि ये रिपोर्ट टेस्टिंग के आंकड़ों पर आधारित है और हम और आप जानते हैं कि हमारे देश में टेस्टिंग भी कितनी हो रही है। इस रिपोर्ट में सिर्फ उन्हीं मौतों को शामिल भी किया गया है जिनका सीधा संबंध कोरोना वायरस से था। महामारी की वजह से जो बाकी इलाज प्रभावित हुए उनको इस स्टडी का हिस्सा नहीं बनाया गया। आकलन का तरीका क्या था? जटिल प्रोसेस था। बेसिक समझते हैं। कोरोना महामारी से पहले किन वजहों से लोगों की जान जाती थी, उसका ट्रेंड क्या था, कोरोना काल में कुल कितनी मौतें हुई, और इन सारी गणनाओं की पड़ताल के बाद रिपोर्ट रिलीज हुई। आंकड़ों में धांधली की वजह क्या बताई रिपोर्ट में? पहली, कई देशों में उन्हीं मौतों को कोरोना के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है जो अस्पतालों में हुई और मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। जिन जगहों पर हेल्थ सिस्टम कमजोर है, अस्पतालों की कमी है, कोरोना टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, वहां अधिकांश मरीज अस्पताल के इंतजार में दम तोड़ रहे हैं। दूसरी वजह संसाधन और इच्छा शक्ति की कमी। इसे सरकार की नाकामी भी कहा जा सकता है। कोरोना संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसे ट्रेस करना मुश्किल है। इस काम के लिए प्रशिक्षित स्टाफ और मैराथन प्रयासों की जरूरत है। जो सरकारें अपने नागरिकों को बुनियादी इलाज देने में फेल हैं, उनसे इसकी उम्मीद लगाना बेमानी होगा। तीसरी वजह सरकारों का प्रोपेगेंडा टूल। कोई भी सत्ताधीश अपनी नाकामी स्वीकार नहीं करना चाहता। इससे उसका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ऐसी सरकारें प्रोपेगेंडा फैलाकर मौत को कम दिखाती हैं या आपका ध्यान दूसरे मुद्दों की तरफ भटकाने की कोशिश करती हैं ताकि सब चंगा नजर आए या वो जवाबदेही के घेरे से बाहर चले जाएं और नेताजी की कुर्सी बची रहे। रिपोर्ट तैयार करने वालों का मानना है कि कोरोना महामारी हमारी आपकी सोच से कहीं ज्यादा भयावह है। अब जबकि हमें इसके स्तर का आभास हो चुका है, हम बेहतर तरीके से शायद कोरोना से निपटने के उपाय तैयार कर पाए। लेकिन ये सरकारों पर निर्भर है कि वो इसे झुटलाने में अपना वक्त जाया करें या महामारी की विकरालता के अनुसार लड़ने की तैयारी करें। अब दुनियादारी के दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं, कोरोना वैक्सीन के पेटेंट राइट्स की तरफ। साउथ अफ्रीका और भारत की कोशिशें रंग ला रही हैं। 7 महीने बाद अमेरिका ने पेटेंट राइट्स हटाने के प्रस्ताव को समर्थन दिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अक्टूबर 2020 में मांग रखी थी कि वैक्सीन और दूसरे ज़रूरी उपकरणों से ये पेटेंट राइट्स हटा लिए जाएं, कम से कम जब तक महामारी खत्म नहीं होती तब तक के लिए। शुरुआत में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन इसके खिलाफ थे। कह रहे थे रिसर्च के लिए भविष्य में निवेश नहीं मिलेगा। लेकिन अब इनके रुख में बदलाव है। लगातार दबाव के बाद अमेरिका ने कहा है 5 मई को कि हम इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। WHO चीफ ने कहा ऐतिहासिक पल है, खुशखबरी इससे कम नहीं अल्प विकसित देशों के लिए। लेकिन अमेरिका के इस ऐलान के बाद वैक्सीन कंपनियों के शेयर धड़ाधड़ नीचे गिरे। शेयर होल्डर्स को मुनाफे में कमी दिखी। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, यह दुखद है लेकिन असली सत्य यही है। आज की दुनिया में मुनाफे का लालच लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। अमेरिकी समर्थन के बाद हालांकि बाकी देश भी इस मुहिम से जुड़ते दिखे। ब्रिटेन ने कहा हम WTO से बात कर रहे हैं। फ्रांस और इटली ने प्रस्ताव को समर्थन दिया। EU ने भी कहा कि हम विचार कर रहे हैं। लेकिन EU का एक मेंबर जर्मनी नाराज है, कह रहा है कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। कह रहा है कि पेटेंट राइट्स इनोवेशन के लिए ज़रूरी हैं, इसे छोड़ना उचित नहीं होगा। हम जानते हैं कि जर्मनी यूरोपियन यूनियन के सबसे ताकतवर सदस्यों में से एक है। फार्मा सेक्टर में भी जर्मनी आगे है। फाइजर की कोरोना वैक्सीन दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल हो रही है। ये वैक्सीन जर्मन कंपनी बायोएनटेक ने फाइजर के साथ मिलकर तैयार की। तो जब जर्मनी ने विरोध किया तो वैक्सीन कंपनियों के शेयर एक बार फिर से ऊपर उठने लगे। अमेरिका के ऐलान से भी ये कंपनियां नाराज हैं, कह रही हैं कि पेटेंट राइट्स हटाने से वैक्सीन की क्वालिटी पर असर पड़ेगा, सप्लाई चेन आदि इत्यादि, जो हमने कल के शो में आपको बताया। लेकिन जर्मनी का ये विरोध क्या एक मामले में आखिरी ट्विस्ट लेकर आएगा, ये देखना होगा। अब पेरू चलते हैं। आधुनिक दुनिया के 7 अजूबों में से एक माचू पिच्चू वाला देश पेरू पिछले 1 साल से लगातार कोरोना की कहर का सामना कर रहा है। एक बार भी उम्मीद जगाने वाली स्थिति नहीं बनी। नए साल में संक्रमण और बेकाबू। सिर्फ अप्रैल के महीने की बात करें तो कोरोना के चलते 9,548 लोग मर गए। और पेरू की कुल आबादी के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो आपको आंकड़े ज़्यादा समझ में आएंगे। कुल आबादी 3.3 करोड़ और इसमें से 18 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 62,000 से ज़्यादा मर चुके हैं और ये आंकड़ा सरकारी है। आशंका है कि असल मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़े से 3 गुने से ज़्यादा है। इस दावे की वजह क्या है, एक उदाहरण से समझिए। 8 अप्रैल 2021 की एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट। इसके मुताबिक पिछले साल सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों को अनजान जगहों पर दफन की इजाज़त दी। अस्पताल में जब किसी की मौत होती तो लाश घर वालों को नहीं दी जाती, बस इतना बताया जाता कि लाश को लोकल कब्रगाह में
दफना दिया गया है। लोग सरकारी दावे पर भरोसा करते हैं। पेरू में नदी किनारे बसा एक शहर है इक्विटोस। इसे पेरुवियन अमेज़न की राजधानी भी कहा जाता है। 5.5 लाख की आबादी है। जून 2020 में यहाँ के लोकल अखबार ने रहस्यमयी कब्रों की खबर चलाई। लिखा अखबार ने कि वो मरकर गुमनाम हो गए, उन्हें अपने नाम की कब्र तक नसीब नहीं हुई। और इस खबर के बाद इक्विटोस में तहलका मचा। लोग सरकार के रवैये से नाराज कि हमारे साथ धोखा हुआ। बड़ी संख्या में लोग बताई जगह पर पहुंचे। वो जगह अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच थी। पेड़ों को काटकर आनन फानन में शव दफनाए गए थे, गड्ढे तैयार कर। एक एक गड्ढे में 3-3 लाशें। रिपोर्ट की माने तो कुल 403 लोगों को वहां दफनाया गया। किस कब्र में कौन गया, कोई रिकॉर्ड नहीं। जाहिर सी बात है कि मृतकों के रिश्तेदारों ने विरोध किया। सरकार ने कहा हम तो बताने ही वाले थे। ये भी वादा किया कि लाशों की पहचान होगी और ससम्मान अंतिम संस्कार। 10 महीने बीत गए, कब्रगाह और वादा अपनी जगह बरकरार है। ये बात सिर्फ एक शहर की है। पूरे पेरू में ऐसी कितनी सीक्रेट कब्रें होंगी, कोई हिसाब नहीं। और हालात अभी भी ठीक नहीं। रोजाना 8000 से ज्यादा मामले, आईसीयू और बेड्स की वेटिंग लिस्ट 2000 की। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। हेल्थ सिस्टम चौपट है और सरकार ने वहां की भी कोई तैयारी नहीं की। वजह पहली, सरकार और जनता का कैजुअल अप्रोच। मार्च 2020 की बात है, जब दुनिया लॉकडाउन लगाने के बारे में सोच रही थी। पेरू तालाबंदी का ऐलान कर रहा था। प्रोटोकॉल्स का पालन करने के लिए आर्मी को सड़कों पर उतारा गया। लॉकडाउन का फायदा मिला, केस कम हुए। ये पिछले साल की बात है और हम भारत की नहीं, पेरू की बात कर रहे हैं। सरकार निश्चिंत हो गई, लगा कि सब ठीक। लॉकडाउन हटने के कुछ समय बाद लोग भी बेफिक्र हो गए। जरूरी नियमों को ताक पर रखा। खामियाजा ये हुआ कि संक्रमण अचानक से बढ़ा और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वो तो पहले ही बंद हो चुकी थी। दूसरी वजह गरीबी और बेरोजगारी। पेरू की आबादी का बड़ा हिस्सा पर्यटन टूरिज्म पर निर्भर है। देश की कुल जीडीपी का 10% इसी सेक्टर से आता है। लाखों लोगों को रोजगार। लेकिन इस महामारी ने एक झटके में उनकी रोजी रोटी छीन ली। सरकार ने भी परवाह नहीं की। अब भुखमरी भी वहां एक बड़ा खतरा है। तीसरी वजह फेक न्यूज। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी सरकार लोगों को जागरूक करने का उपाय नहीं सोच पाई। सही जानकारी का अभाव और लोग भारत की तरह व्हाट्सएप फॉरवर्ड और सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे हैं। एक बड़ी आबादी घरेलू नुस्खों पर आश्रित है और सोशल सिस्टम का और जो हॉस्पिटल सिस्टम का हाल है वो तो सबके सामने है। चौथी और सबसे ताज़ा तरीन वजह कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स। मार्च से चर्चा चल रही थी, अभी तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं, इसलिए टेस्टिंग और इलाज में दिक्कत का सामना। पेरू वैक्सीनेशन के मामले में भी पीछे चल रहा है। अब तक सिर्फ 2% आबादी को टीका लगा है। कोरोना वैक्सीन की पेरू ने 2 करोड़ 31 लाख खुराक की डील की। फाइजर और कोवैक्स के तहत WHO से मिलेंगी, पर कब होगा इस पर संशय है। यानी पेरू के लिए आगे का रास्ता मुश्किल है। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां। पहली सुर्खी जापान से। सरकार ने इमरजेंसी को 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया। टोक्यो, ओसाका, होग्यो और क्योटो में 25 अप्रैल से 11 मई तक के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। संक्रमण में इसके बावजूद कमी नहीं आई। ओसाका में आईसीयू बेड्स भरे हैं। आशंका है कि राजधानी टोक्यो में भी जल्द ओसाका जैसी स्थिति बन सकती है। इमरजेंसी के बावजूद लोग कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं और प्रतिबंधों के चलते सरकार के प्रति नाराज भी हो रहे हैं। अगले कुछ दिनों में ओलंपिक कमेटी के चीफ टोक्यो का दौरा करेंगे। इस दौरान उनका विरोध करने की योजना भी बन रही है। लोगों का कहना है कि महामारी के बीच ओलंपिक गेम कराना भद्दा है। ओलंपिक गेम 23 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। अब तक इस इवेंट से जुड़े 8 लोग भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दूसरी सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की सरकार भारत में फंसे लगभग 900 नागरिकों को बाहर निकालने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बताया कि 15 मई के बाद 3 उड़ानें ऑपरेट करने की योजना है। अंतिम निर्णय हालांकि आगे की स्थिति देखते हुए लिया जाएगा। हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने 27 अप्रैल को भारत से आने वाली फ्लाइट्स को बैन कर दिया था और यह भी कहा था कि भारत से आने की कोशिश करने वाले लोगों को अगर कोई अवैध ढंग से घुसने की कोशिश करता है 5 साल की जेल या जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री की आलोचना भी हो रही थी। कोई नस्ल भेदी कह रहा था, कोई कह रहा था कि नागरिकों को अधर में छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश में कोरोना पर काबू पा लिया है। लोगों को प्रतिबंध में ढील भी मिली थी, लेकिन इस हफ्ते सिडनी में कोरोना संक्रमण के सिर्फ दो स्थानीय केस मिले और इसके बाद मास्क पहनने का नियम फिर से लागू हो गया। तीसरी सुर्खी ब्राजील से। रियो डी जेनेरो में पुलिस और एक क्रिमिनल गैंग के बीच मुठभेड़ हुई। 25 लोग मर गए। मरने वालों में एक पुलिस वाले भी हैं। पुलिस ने बताया कि यह गैंग ड्रग ट्रैफिकिंग के अलावा कार्गो ट्रक्स और पैसेंजर ट्रेनों की लूट में भी शामिल था। पुलिस मुठभेड़ को जायज ठहरा रही है, कह रही कि इन अपराधियों ने खूंखार घटनाओं को अंजाम दिया था।
एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने घटना की जांच की मांग की। उनका कहना है कि पुलिस जानबूझकर गरीबों और अश्वेत लोगों को निशाना बना रही है। इसी रियो डे जेनेरो स्टेट के पिछले 16 साल के इतिहास की ये सबसे हिंसक एनकाउंटर बताया जा रहा है। इससे पहले 2005 में बेक्साडा फ्लूमिनीज में पुलिस की रेड के दौरान 29 लोग मारे गए थे। आज की दुनियादारी में इतना ही। उम्मीद है कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।